श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं संसद सहित जेपी यादव साहब को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी नीमका थाना के द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय सांकेतिक उपवास में आज के इस उपवास की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष प्रोफेसर घसिया साहब, नीमका थाना के लोकप्रिय विधायक सुरेश मोदी जी, नीमका थाना के पूर्व विधायक और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश खंडेलवाल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से क्षेत्रीय प्रभारी भाई परवीन जाखड़ जी, सेवा दल के जिलाध्यक्ष संयुक्त भावरिया जी और सभी अग्रिम संगठनों, निकायों और प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारीगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, उनकी कार्यकारिणी के सभी लोग और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मेरा नमन, अभिनंदन। मेरे पूर्व वक्ताओं ने मनरेगा पर और मनरेगा के खिलाफ जो नया एक्ट लेके आए हैं VBGRAMG, उस पे बड़ी गहनता के साथ प्रकाश डाला और सभी लोगों ने मिलकर ये बताया कि इस बातों को जो हमारे आम जन के खिलाफ है, उस गरीब तबके के खिलाफ है, उन महिलाओं के खिलाफ है, उस मजदूर के खिलाफ है, हमें गली गली मोहल्लों तक ले जाना चाहिए। और एक समय भी आ रहा है, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इसे एक मौके के रूप में और एक कांग्रेसी जो सोच है उसको मजबूती देने के लिए घर घर तक जाना चाहिए। सभी लोगों ने इस पे गहनता से बिंदुवार प्रकाश डाला है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने नाम की बात की है, ये सबसे पहले जो यूपी की सरकार थी 2005 में, इसका नाम मनरेगा नहीं था, इसका नाम नरेगा था। 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी नरेगा ऐड हुआ। उसके पीछे रीजन क्या था कि जब नरेगा स्कीम लेके आए तो ये इसमें आम सहमति नहीं बनी थी, इसमें सर्व सहमति बनी थी और इसकी स्टैंडिंग कमेटी थी जो संसद में, उसके अध्यक्ष थे जो कल्याण सिंह जी थे, जो यूपी के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, उस समय सांसद थे। तो ये पहला एक उस समय का एक ऐतिहासिक एक्ट था जिसमें आम सहमति ना बना के सर्व सहमति बनाई गई। और जब ये धरातल पे आया, तो जब ये पॉपुलर हुआ पूरे वर्ल्ड में, तब हमारे कांग्रेस जनों का ध्यान गया कि इसमें ऐसा क्या है जो इतना पॉपुलर हो गया। तब जो रियल गांधीवादी लोग थे उन्होंने कहा कि जब देश में आजादी का संघर्ष चल रहा था, उससे पहले जो इस देश में शासन व्यवस्थाएं थी, जो राजशाही, सामंतशाही, जो भी राजा रहे होंगे, उसके खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे, गांधी की जो भावना थी, उन लोगों की भावना यही थी स्वराज की, ग्राम स्वराज की, कि गांव के लोगों का रोजगार उनके द्वारा जनरेट करके वहीं पे जनरेट किया जाए। तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज का फॉर्मूला था गांधी का, तो वो जब सक्सेस हुआ तब कांग्रेस जनों ने इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा। और आज इन्होंने, सभी वक्ताओं ने ये चिंताएं जाहिर की है कि ये हमारे इस एक्ट की जो मूल भावना थी उसको खत्म करके राम को आगे लाके लोग लड़ रहे हैं। और मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि मनरेगा कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है नए एक्ट के द्वारा, इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। और सबसे बड़ा ये लोग क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जाति को जाति से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाते हैं और एक क्लेश कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कही है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तब लोगों को लगा कि जिनके पास जमीन है या जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये उनका दर्द है, बाकी लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। ये सच्चाई हो सकती है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो गांव का गरीब तबका है, जो दबा कुचला है, दलित है, आदिवासी है, वो मजदूर है, मैं तो मध्यम वर्गीय हूं, मैं तो अपर कास्ट हूं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मुझे इनसे क्या मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या गणित लेके आए कि जब जब कृषि व्यवस्थाएं, जब कृषि के काम होंगे, तब इसको पहुंच कर दिया जाएगा 60 दिन के लिए। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जब नरेगा आया तो जो मजदूरी 100 रुपए की थी वो बढ़ी। अगर हमें मजदूर लेने जाना होता था वो ज्यादा पैसे मांगता था, तो हर आदमी को ये होता था कि यार नरेगा में इनको काम मिल रहा है, इसलिए इन्होंने मजदूरी बढ़ा दी है। वही फॉर्मूला इन्होंने उस किसान समुदाय को खुश करने के लिए, क्योंकि इसके केंद्रीय मंत्री ने बात कही है कि मैं कृषि समुदाय से आता हूं और मुझे चिंताएं होती है उस टाइम की मुझे श्रमिक नहीं मिलता, यानी उस कृषि समुदाय को खुश करने की कोशिश की है कि तुम्हें एक सस्ता और एक सुलभ मजदूर श्रमिक तुम्हें उपलब्ध करवा देंगे उस टाइम पे। लेकिन वो कृषि समुदाय क्यों भूल पा रहा है कि जब वो C2 फॉर्मूले की बात करता है, अपना MSP मांगने की बात करता है, तो उसमें तो ये श्रमिक भी तो जुड़ रहा है ना।
कितना कुटाराघात किया, वो साइलेंटली मार दिया उस कृषक समुदाय को। क्योंकि अगर कोई कृषक समुदाय अगर मनरेगा चल रहा है, तब अगर वो एक श्रमिक के लिए मांग करेगा तो श्रमिक ज्यादा पैसा मांगेगा, जरूरी ज्यादा पैसा मांगेगा तो उसकी लागत में बढ़ोतरी होगी, लागत में बढ़ोतरी होगी, जब वो बेचने जाएगा तब उसे एमएसपी आ जाएगा, मुझे मेरा धान एमएसपी पे नहीं बिक रहा है। अब क्या उसको कहा गया है कि तुम्हें सस्ता श्रमिक दे देंगे हम 60 दिन के लिए। कितनी बारीकी से मारा है, दो समुदायों को लड़ा दिया, देश के दबे कुचले गरीब महिलाओं को और एक कृषक समुदाय को आमने सामने खड़ा कर दिया। दूसरा इन्होंने क्या कहा है, एक बड़ा बारीकी से इन्होंने कहा है कि पहले मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, हम आपको 125 दिन का रोजगार देंगे। यानी अगर हम ये मान लें कि कोई आदमी अगर एक दिन में 1 रुपया कमा रहा होता तो वो कितने रुपए, 100 रुपए कमा लेता मनरेगा में। अब ये कह रहे हैं कि जब आप 125 दिन का देंगे तो 125 रुपए नहीं कमा पाएगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही फॉर्मूला लगा दिया है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग ओनली आपको 60% ग्रांट देंगे, यानी 100 दिन भी काम करेगा तो 75 रुपए। यानी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस एक्ट के इंप्लीमेंट होते ही करोड़ों रुपए वैसे ही कमा लिए, और वो पैसा किस एवज में कमाया, स्टेट गवर्नमेंट में। और यहां भी फेडरलिज्म किया और सरकारों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को उन्होंने आपस में लड़ा दिया। जो संघवाद है, जहां राज्यों के अगर कोई भी पॉलिसी आती है, अगर राज्यों का 1 भी रुपया खर्च होता है उस पॉलिसी में, तो उन्हें उनसे बात करनी होती है। मोदी बाबा ने तो किसी से बात नहीं की और बटन डाल दिया। साथ में सबसे बड़ी बात की कि इसमें जॉब कार्ड बनते थे, जो अनएम्प्लॉयमेंट आदमी होता था रोजगार मांगता था और उसका एक फॉर्मूला 4 होता था और केंद्र से पैसा मांग लिया जाता था, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प हमारे स्टेट गवर्नमेंट की लग जाया करती थी। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं एक बात और कहूंगा, शायद किसी ने उसको छुआ नहीं है कि ये अपने दोस्तों के लिए कैसे काम करते हैं। इस एक्ट में भी उन्होंने अपने लोगों के लिए काम कर दिया। बहुत छुपा हुआ काम है। कैसे छुपा हुआ काम है कि एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, पीएम गति शक्ति, पीएम श्री गति शक्ति एक मिशन है। उस मिशन में एक इन्होंने एक मिशन बनाया है, एक शैडो मिशन है जो दिखता नहीं है, लेकिन उसका काम क्या है कि जो भी केंद्र सरकार के ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है, रेलवे है, रोड है, हवा है, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, वहां तो कौन बैठा है, इनके लोग अडानी अंबानी बैठे हैं ना। इस प्लान को उससे इंटीग्रेट कर दिया गया। इस प्लान को, इस VBGRAMG को उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी श्रम शक्ति यहां जनरेट होगी, अगर यहां से अडानी का प्रोजेक्ट निकलेगा, अगर उसमें उन लोगों को भेज दिया जाएगा, यानी इस जो श्रमिक होगा उसका डेली वेज तय करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो मनरेगा में भी था कि जो 94 टैक्स का जो श्रम के लिए कितना पैसा मिनिमम मिलेगा, उसी फॉर्मूले से इसकी दिहाड़ी तय होगी। ये फिक्स दिहाड़ी का आदमी हो जाएगा, और जो प्रोजेक्ट निकलेगा उस पीएम श्री गति शक्ति का, उसमें अगर इनको वहां ना भेज दिया जाएगा और इनसे कम काम में उन गरीबों को, महिलाओं को, दलितों को डाल दिया जाएगा। सबसे बड़ा इसमें खतरा वही है क्योंकि इसमें एक स्वाभिमान था आदमी का। जैसे पहले भी वक्ताओं ने बताया कि अपना रोजगार करो, अपना पैसा लो, स्वाभिमान के साथ काम करो। उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर है ना, वो आत्मनिर्भर नहीं, वो केंद्र की आत्मनिर्भर बना दिया इसको। और ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि एक्ट को पढ़ना और समझना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। एक्ट से कुछ चीजें पार्टी निकालती है, कुछ चीजें विपक्ष के लोग निकालते हैं, और अपनी अपनी भावनाओं, जन भावनाओं के अनुरूप अपने अपने व्यक्तियों में लोगों के बीच में जाके कह देते हैं। लेकिन एक्ट का पता तब चलता है जब हम ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं, बाबुओं के चक्कर लगाते हैं, जब इसकी नियमावली आएगी कि ये नियम होंगे, इसके तहत काम होंगे, तब हमें पता लगेगा कि आज एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है जी अडानी जी का, इन सभी लोगों को वहां काम करने के लिए भेज दो। किसी नहीं भेज सकते, हम नहीं भेजेंगे, हमने क्यों नहीं जाओगे, आपका पैसा तो ऑलरेडी स्कीम इंटीग्रेट कर दी गई है। तो इनको लगा था कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना है, जिसके अंदर गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना साकार हो रहा है, क्योंकि इनके पास तो कोई है ही नहीं ना, आरएसएस और बीजेपी के पास तो इतिहास ही नहीं है। उनका इतिहास 1925 से शुरू होता है, माफी से शुरू होता है, अंग्रेजों की गुलामी से शुरू होता है, और अब भी ये बहुत बड़े डरपोक है। मेरे किसी वक्ता ने बताया था, सच में बहुत बड़े डरपोक है। इनके पास कोई आदमी नहीं है। हमारे पास सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, इनके पास कुछ नहीं है। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री को किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैंने मोदी को डरा दिया, तो हमारी भावना ये नहीं होनी चाहिए वो बीजेपी का प्रधानमंत्री है, वो मेरे देश का प्रधानमंत्री है।
वो आदमी 50 बार बोलता है कि मैंने मोदी को डरा दिया है। हम कांग्रेस जनों को भी दुख होता है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है क्या? जब इस देश में खाने को नहीं था, 30-40 करोड़ जनसंख्या थी, जब पहनने को नहीं था, आपने बताया कि सुई भी बाहर से बन के आती थी, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने 100 देशों को लेकर गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था और वो इन दोनों शक्तियों को, रसिया और अमेरिका को बराबर आंख दिखाता था। आज हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हम मजबूत ज्यादा है, हम वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी कहलाते हैं, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री के सामने चुप है। इसका मतलब बहुत डरपोक है ना। और इस एक्ट के तहत बड़ी बारीकी से इन्होंने जो काम किया है वो हमें समझने की जरूरत है। सारे कांग्रेस जनों को अपनी भाषा में अपने लोगों तक ले जाने की जरूरत है। सिंपल है कि मनरेगा खत्म कर दिया गया है, रोजगार में जो हमारा स्वाभिमान था उसे खत्म कर दिया गया है, किसान समुदाय और श्रमिक समुदाय के बीच में खाई पटकने का काम कर दिया गया है। और तुम जो मजदूरी करोगे इस दौरान, तो तुम चाहोगे कि मुझे वहां मजदूरी करनी है, वहां नहीं करोगे तुम। इनके जो दोस्त हैं उनके वहां भी तुम्हें मजदूरी करना पड़ेगा। और साहब, ये तो सरकार जब से 2014 से आई है, जुमलों की सरकार है। ना 15 लाख खाते में आए, ना 2 करोड़ नौकरियां मिल रही हैं। किसान की आय 2022 में दुगनी होनी थी, किसी भी किसान की आय दुगनी हुई नहीं है। और ये पाप का घड़ा भर चुका है, अब ये फूटने वाला है। और अभी किसी वक्ता ने बताया कि पश्चिम बंगाल के अंदर वहां की जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे इन लोगों ने वह एट्रोसिटी की, उसी भाषा में जवाब देके और अपना काम किया है। बेशक हमारे लोगों में इससे भी भयंकर गुस्सा है, लेकिन कांग्रेस, जो गांधी की बनाई हुई कांग्रेस है ना, आज सवाल उस टाइम पे पैदा हो रहे थे कि नेहरू प्रधानमंत्री बनेगा या गांधी बनेगा। वो माफ कीजिएगा, नेहरू प्रधानमंत्री बनेगा या पटेल बनेगा। तब गांधी ने नेहरू को चुना था। उसके पीछे बहुत बड़ा राज था, क्योंकि उसे पता था कि जो देश इस हालत में अगर हमें सत्ता मिलेगी तो इस देश को आगे कौन ले जाएगा। आज कांग्रेस के पास भी सवाल है। बेशक हम चुनाव हार रहे हैं, बेशक हमारे लोगों में गुस्सा है, बेशक ग्रहित की संभावना हो सकती है, लेकिन हमारे जो लीडर है राहुल गांधी है, कितनी बेइज्जती और कितनी जलालत सहन करते हो, हम नहीं करते। अगर हमें कोई बेइज्जत करता है तो हम उस जगह को छोड़ देते हैं, उस आदमी से बात करना छोड़ देते हैं। लेकिन उसे पता है कि जिस दिन मैं अगर इस तरह की बात करने लग गया तो पता नहीं किस तरह का तो युद्ध होगा और किस तरह की शासन व्यवस्थाएं बाद में आएंगी, पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे और किस तरह का आदमी राजा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो सामंतशाही, राजशाही और पता नहीं किस किस तरह के लोगों की सत्ताओं से तो इस दुनिया को आजाद करवाया हमारे पुरखों ने। तो गांधी की कांग्रेस है, वो संयमित भावना में रहती है। बेशक हम 1 सप्ताह नहीं, 2 सप्ताह नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल बाद हम लोग जब हमें चुन के लेके आएंगे तब हम लोगों के लिए काम कर लेंगे, लेकिन देश जिंदा रहना चाहिए, देश की भावना जिंदा रहना चाहिए। करारा जवाब मिलेगा। एबीवी जी राम जी है ना, इसको रिपील 1 दिन में किया जा। मुझे लगता है कि जिस दिन कांग्रेस सरकार आएगी, पहली मीटिंग में ही इसको क्लैश खत्म कर दिया जाएगा। आज आप बहुत लोग आए और कांग्रेस की भावना इस नीम का थाना जिले के साथ है, क्योंकि उन्होंने नीम का थाना रेवेन्यू के आधार पर खत्म किया, लेकिन संगठन के आधार पर बनाया और ये उपवास रखा यहाँ पे। और मुझे ये भी विश्वास है कि राजस्थान में जिस दिन कांग्रेस से सरकार बनेगी उस दिन पहला आदेश भी यह होगा कि नगर पालिका नगर परिषद बनेगी, नीम का थाना फिर दोबारा जिला बनेगा और सीकर फिर संभाग बनेगा। लेकिन हम सभी लोगों को, अभी हमें चौक चौराहों में क्या है, मोदी किस तरह का प्रधानमंत्री, मैं बताता हूँ आपको। हम गाँव में बैठते हैं,